साथियों, हम डिब्रेट की पुस्तक प्रेडेटरी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के हिंदी अनुवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले भाग से मैं आगे इस पुस्तक के बारे में जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ता हूँ। आगे आते हैं। अब इस किताब में आगे है मूल्य। पुराने समय में वस्तुओं के मूल्य के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। गत 20 वर्षों में धान और कोदों के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई है। इन खाद्यान्नों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता है। गेहूं, जिसका उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है, के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है। कुछ वर्ष पहले घी प्रति रुपया 3 सेर तक बिकता था, पर अब यह प्रति रुपया 1.25 सेर बिक रहा है। गुड़ का भाव प्रति रुपया 24 सेर से बढ़कर 7 सेर हो गया। पारिश्रमिक की दरों में काफ़ी वृद्धि हो गई है। 1896 तक एक सामान्य कृषि मजदूर को प्रति माह 2 रुपये मिलता था, पर अब उसे 4 रुपये मिलते हैं। वार्षिक दर से उसे रुपये 20 से 25 तक प्राप्त होता है, जबकि उसकी पत्नी निराई और कटाई के समय खेतों में काम करके अलग से कुछ अर्जित कर लेती है। कृषि श्रमिक, चरवाहे और सामान्य सार्वजनिक सेवक जैसे लुहार, नाई और धोबी उतना ही पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं जितना नाथ गाँव राज्य में, यानी उसी स्टेट का जो फार्मूला यहाँ पर भी है, ऐसा बता रहे। उद्योग। रियासत में एकमात्र उद्योग एक छोटा ओटाई अर्थात रुई से बिनौला निकालने का कारखाना है, जिसे कलकत्ता में शॉ वैलेस एंड कंपनी ने लगाया है। कलकत्ता की उसने लगाया। स्थानीय बुनकर मोटा कपड़ा बुनते हैं और गडरिये कुछ कंबल तैयार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उद्योग रियासत में नहीं है, सिवाय उन छिपाओं द्वारा कपड़े रंगने के जो पिपरिया में होता है। पिपरिया में छिपा थे। और ये जो शॉ वैलेस एंड कंपनी कवर्धा में था, कहाँ पर था ये मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है पर्टिकुलर जगह की। रजाई के कपड़े यहाँ तैयार किए जाते हैं और निकट के ब्रिटिश जिलों में निर्यात किए जाते हैं। व्यापार। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं जैसे गेहूँ, कपास, अरहर, घी, लाख, त्रिफला और लकड़ी हैं, जबकि आयात की जाने वाली वस्तुएं कपड़ा, नमक, शक्कर, मिट्टी, तेल, चांदी, सोना और मसाले हैं। कितने मूल्य की वस्तुएं निर्यात की जाती है या आयात की जाती है, इसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, पर ऐसा अनुमान है कि सामान्य वर्ष में लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की वस्तुएं निर्यात की जाती है और 2 लाख रुपए की वस्तुएं आयात की जाती है। आवागमन। पहली महत्वपूर्ण सड़क वह है जो कवर्धा से बेमेतरा, सिमगा होते तिल्दा जाती है, जो बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन तक है और कवर्धा से 54 मील दूर है। किंतु इस मार्ग के अधिकांश यात्री सिमगा से रायपुर की ओर मुड़ जाते हैं। ये सड़कें अभी भी हैं। दूसरी सड़क छुईकदन और खैरागढ़ होते डोंगरगढ़ स्टेशन तक जाती है। डोंगरगढ़ से राजनांदगांव के लिए दूसरी सड़क उपलब्ध है। तीसरी महत्वपूर्ण सड़क बिलासपुर मंडला सड़क है, जो रियासत से होकर जाती है। पहली दोनों सड़कें द्वितीय श्रेणी की और तीसरी अच्छे मौसम वाली सड़क है। 6 सड़कें तृतीय श्रेणी की भी हैं, जो गाँवों में आगमन के लिए खुले मौसम में उपयोगी हैं। बाजार। रियासत में 8 गांव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं और कवर्धा, पिपरिया और पौड़ी में प्रत्येक सप्ताह में 2 बाजार लगते हैं। केवल पौड़ी ही पशु बाजार लगता है, पौड़ी में ही। अन्य स्थानों पर सामान्य वस्तुओं का व्यापार होता है। अब आते हैं वन के बारे में। फिर वन में रियासत में 408 वर्ग मील में फैले हुए हैं जो वन, जिसमें से 1/3 क्षेत्र में केवल साल सोरिया रोबस्टा बड़ा एरिया में रहा है, अभी भी है। सागौन के वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। कलकत्ता की बंगाल टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी ने 5 वर्षों के लिए संपूर्ण साल वृक्षों का ठेका ले रखा है और गत 3 वर्षों में स्लीपरों के निर्यात की रॉयल्टी के रुपये में 8 आना प्रति ब्रॉड गॉज स्लीपर की दर से राज्य को रुपये 40,000 दिया है। स्लीपर यानी रेलवे स्लीपर। घाटों के नीचे के वन प्राय मिश्रित प्रकार के हैं। बोरिया जमींदारी के वनों में बांस सामान्यतः उपलब्ध है। चरवाही और रूपांतरण शुल्क से आय कम है। चरवाही शुल्क का अधिकांश व्यावसायिक चरवाहों से प्राप्त होता है। चरवाही शुल्क 100 गायों तथा बैलों के लिए रुपये 12 से 8, 100 भैंसों के लिए रुपये 25 और 100 बकरियों के लिए रुपये 6 से 4 है। वन क्षेत्र के किसानों को निस्तार के लिए 8 आना देना पड़ता है। छोटे वनोपजों में लाख और हर्रा
व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। त्रिफला रेंगा खाद जमींदारी में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। 1903 में वनों से आय 12,000 रुपये और व्यय 1700 था। 1907 में जब बंगाल टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी का व्यवसाय चल रहा था तब आय लगभग 32,000 और व्यय केवल 3,000 था। वन विभाग में एक दरोगा, एक दफेदार, 7 मुहर्रिर और 11 वनरक्षक हैं। अस्थायी तौर पर स्लीपर व्यापार के देख के लिए इनके अतिरिक्त 4 दफेदार, 3 मुहर्रिर और 6 वनरक्षक और नियुक्त किए गए। खनिज। रियासत में खनिज के स्रोतों के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। रेंगा खाद और बोरिया जमींदारी में लौह खनिज पाया जाता है जिसका स्थानीय तौर पर कुछ उपयोग किया जाता है। रेंगा खाद के वनों में गेरू पाया जाता है। कवर्धा से प्राप्त काले पत्थरों से चूना तैयार किया जाता है। जमुनिया और बंजारी नालों में रेत को धोकर सोना निकालने का कार्य कुछ लोग करते हैं। थोड़ा बहुत हमसे मिलता था। हम अकाल के बारे में जैसे बार बार जिक्र आया है, 1896 के पहले के अकाल का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उस वर्ष मानसून के प्रारंभ में अत्यधिक वर्षा हुई और लोगों ने फसल सड़ जाने के भय से अपने मेड़ फोड़ दिए। दुर्भाग्यवश सितंबर अक्टूबर में बिल्कुल वर्षा नहीं और फसल सूख गई। उत्तरी और पश्चिमी भागों में फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। रियासत की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, पर बस्तर रियासत से ₹25,000 ऋण लेकर और इंडियन फेमिन रिलीफ चैरिटेबल फंड से प्राप्त 7,000 की सहायता से इस संकटपूर्ण स्थिति को नियंत्रित किया गया। बर्मा से चावल मंगाया गया। एक निर्धन गृह, एक लंगर और राहत कार्य खोले गए। जो लोग अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते थे उन्हें नगद सहायता दी गई। इतना सब करने के पश्चात भी मृत्यु संख्या बहुत अधिक रही। वन क्षेत्र के निवासियों को यह समझाना बहुत कठिन था कि वे लंगर में जाकर भोजन प्राप्त करें जो उनकी सहायता हेतु आरंभ किए गए। उन्होंने अत्यंत कष्ट सहा क्योंकि इसी क्षेत्र की फसल पूर्ण रूप से चौपट हुई थी। लगभग ₹22,000 बीज और बैल खरीदने के लिए वितरित किए गए, जिसमें बहुत से लोग पुनः कृषि कार्य प्रारंभ करने में सक्षम हुए। 1899 में पुनः जबकि विनाश से लोग छुटकारा भी नहीं पाए थे, वर्षा ने 56 का दुकाल जिसको हम कहते हैं, तुरंत राहत कार्य प्रारंभ किया गया। अगस्त में जब मूल्य वृद्धि होना आरंभ हुआ, लंगर खोल दिए गए और सितंबर में राहत कार्य आरंभ कर दिए गए। वर्ष के अंत तक चावल का भाव बढ़कर प्रति ₹20 सेर से प्रति ₹8 सेर हो गया। सौभाग्यवश तिल की फसल बहुत अच्छी हो गई। उससे विक्रय से रियासत को 60,000 प्राप्त हुई। इससे परिस्थितियों में सुधार हुआ। सब मिलाकर राहत कार्य में 27,000 खर्च हुए और 26,000 के बीज और बैल खरीदने हेतु किसानों को वितरित किए गए। इनके दुष्प्रभाव से रियासत अभी तक पूर्ण रूप से उबर नहीं पाया, पर जब 1907 में धान की फसल आंशिक रूप से खराब हुई, लोगों ने श्रेष्ठतर प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन किया। रियासत ने राजस्व वसूली स्थगित कर दिया और कुछ राहत कार्य भी आरंभ कर दिया और इस प्रकार यह अकाल वर्ष बिना कोई दुष्प्रभाव छोड़े गुजर गया। अब भूमि राजस्व प्रशासन के बारे में कुछ बातें हैं। भूमि बंदोबस्त के विषय में मिस्टर चैपमैन ने लिखा है, कवर्धा रियासत में राजस्व निर्धारण की इकाई प्रारंभ में हल और नांगर थी। इसके आधार पर होता था। एक नांगर भूमि का अर्थ होता था उतनी भूमि जिसे एक सत्र में 2 भैंसों या 4 बैलों के द्वारा कृषि की जा सके और लगभग 20 एकड़ के बराबर मानी जा सकती है। यह जहाँ तक संभव हो सकता है यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक किसान के पास सभी वर्ग की भूमि समान अनुपात में हो और इसे निश्चित करने के लिए समय समय पर गांव की भूमि पुनर्वितरण किया जाता था। यह जिस पद्धति किया जाता है उसे लाखा बाटक है। बहुत अच्छी पद्धति थी। अलग अलग समय में भूमि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की मिलती थी, किसी के लिए स्थायी नहीं थी। राज्य द्वारा बुधकार नामक राजस्व अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो कर निर्धारण और कर संग्रह में सहायता करते थे। प्रत्येक बुधकार 5 से 10 गाँवों के लिए जिम्मेदार होता था। उन्हें ₹3 या 4 प्रत्येक गाँव के लिए प्रति वर्ष पारिश्रमिक प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त आपराधिक मामलों में आर्थिक दंड का एक अंश और चूड़ी विवाह के अवसर पर कोई छोटा उपहार भी उन्हें प्राप्त होता था। सामान्यतः गाँव का राजस्व रैयतों के राजस्व का संग्रह होता था और गौटिया अपनी भूमि को कर निर्धारण से पृथक रखता था। गौटिया मुख्य होते थे। इस प्रकार बंदोबस्त की प्रक्रिया होती थी, राजस्व का निर्धारण और उसका किसानों के बीच वितरण। किंतु ऐसा लगता है कि किसानों की स्थायी पट्टेदारी का कोई नियम नहीं था। किसानों को कभी भी गौटिया द्वारा बेदखल किया जा सकता था।
यदि किसान गौटियों द्वारा प्रस्तावित लगान को जो बुधकार और पंचायत के परामर्श से तय करता था स्वीकार न करे। गौटिया की सीध भूमि का कोई निश्चित अनुपात नहीं था और वह विशेष परिस्थितियों जैसे उसकी पट्टेदारी की अवधि या गांव की उन्नति के लिए किए गए उसके कार्य पर निर्भर करता था। गौटिया को अपने किसानों से जुताई और कटाई के समय बेगार लेने का अधिकार था। राजस्व के नियमित और नियतकालिक पुनरीक्षण की प्रणाली से लोग लंबे समय से परिचित थे, यद्यपि कवर्धा में उसका अनुसरण नहीं किया जाता था। राजपाल सिंह के समय, जो कवर्धा रियासत के राजा थे, पहले राजस्व का पुनरीक्षण निकटस्थ गांवों के गौटियाओं की पंचायत और बुधकार किया करते थे। प्रत्येक किसान का लगान गांव के लिए निश्चित नांगर की दर के अनुसार किया जाता था। पंचायत यह भी देखता था कि गांव की भूमि का हलों के विभाजन न्यायपूर्ण ढंग से किया गया है। बंदोबस्त के प्रत्येक पुनरीक्षण में गौटिया से एक छोटी रकम उसकी राजनिष्ठा के प्रतीक स्वरूप भेंट ली जाती थी। जब कभी गांव के स्वामित्व में परिवर्तन होता, नए गौटिया से नजराना वसूल किया जाता था और बदले में राजा इसे पगड़ी या अन्य कोई वस्त्र देता था। गौटिया राज परिवार में होने वाले महत्वपूर्ण समारोहों के अवसर पर भी भेंट देता था। यह कहना कठिन है कि गौटिया की पट्टेदारी में कितना स्थायित्व था। नजराना प्रणाली के चलते गौटिया को उस हर व्यक्ति से आशंकित रहना पड़ता होगा जो राजा को उससे अधिक नजराना दे सकता हो, यानी प्रतिस्पर्धा राजभक्ति के लिए गौटियाओं के बीच। आगे लिखते हैं डिब्रेट, बैगा जाति के लोग जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं अपना राजस्व नगद न देकर वनोपज के रूप में देते थे। गांव के राजस्व के अतिरिक्त गौटिया राजा को दिए जाने वाले और भी अनेक प्रकार के करों शुल्कों के लिए उत्तरदायी था। देखिए पूरा गौटिया ही मेन हुआ करता था। प्रत्येक गौटिया को दशहरे के अवसर पर राजा को एक बकरा या उसका मूल्य देना होता था। एक अन्य कथा जिसे सुआ कहते थे, यह नाम एक पौराणिक कथा से लिया गया था जिसमें देवी पार्वती एक तोते का रूप धारण करते हैं, यानी सुआ का। इस कर से प्राप्त धन को राजा की बेटियां अपने निजी उपयोग के लिए करती थी। देखिए विलक्षण टैक्स, राजा की लड़कियों के लिए भी अलग थे टैक्स। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि रानी की पुत्रियां अपनी परिचारिकाओं को कुंवार के महीने में पड़ोस के गांव में नाचने के लिए भेजती थी, जहां उन्हें पर्याप्त धन पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता था। यह प्रथा बाद में एक नियमित कर के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उपयोग राजा की पुत्रियां अपने निजी धन के रूप में करती थी। अन्य कर गाड़ा डोर कर था। प्रत्येक गांव से ये वस्तुएं गाड़ा और डोर राजा के उपयोग के लिए भेजी जाती थी, जिन्हें बाद में एक नगद कर में रूपांतरित कर दिया गया। पहले सामान था, बाद में नगद। प्रत्येक गांव एक अन्य कर देता जिसे धर्मार्थ कहते थे। यह मंदिरों के रख रखाव के लिए होता था, राजा के घरेलू खर्च के लिए या उसकी रसोई खर्च के लिए होता था। राजा के घरेलू खर्च के लिए उसकी रसोई खर्च के लिए कर था जिसे भंडार कर कहते थे। यह कर प्रणाली के रूप में यह कर सामग्री के रूप में प्रत्येक गांव अपनी जनसंख्या और आकार के अनुसार पहल के उपयोग की सामग्री एक निश्चित मात्रा में बाजार से आधे मूल्य पर राजा को देता था। खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए राजा स्वयं के गांव में कृषि करता था। राजा और भी अनेक स्रोतों से आय प्राप्त करता था। राज्य में होने वाले चूड़ी विवाहों पर भी राजा को शुल्क प्राप्त होता था। इसमें एक उपयोगी उद्देश्य भी पूरा होता था कि इस बहाने इन विवाहों का पंजीयन हो जाता था। मरोना शब्द संभवतः मड़वा से बना है। राज्य के प्रत्येक विवाह पर मरोना नामक कर देना पड़ता था। इससे केवल 3 या 4 ऊंची जातियों को छूट थी। तेलियों से घानी कर और बुनकरों से मंगठा कर लिया जाता था। गैर कृषक एक कर देते जिसे पान पियाई कहते थे। इस नाम की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर उघाई या चुंगी कर लगता था। इस कर का संग्रह ठेके पर दे दिया जाता था। अगरिया जाति के लोग अपनी भट्टियों पर कर देते थे, लोहा गलाते हैं। नाई, लुहार, रावत और धोबी को उनकी सेवा के बदले में भूमि दी जाती थी। मंदिरों के रख रखाव के लिए गांव और भूमि मुआफी में दी जाती थी। कबीरपंथी संप्रदाय के महंत को, जिसका मुख्यालय कवर्धा में है, 2 गांव मुआफी में दिए गए थे, किंतु मुआफी वापस ले ली गई है। लगभग 30 वर्ष पहले ठकुराइन रूप कुंवर के प्रतिशासन में औपचारिक रूप से खंडी को राज्य के उपजाऊ क्षेत्र में कर निर्धारण की इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। खंडी भूमि के उतने क्षेत्र को कहते हैं जिसकी बीज क्षमता 1 खंडी होती है। इस प्रणाली को लागू करने से पहले किसानों के विभिन्न वर्गों की भूमि का न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है। यह नांगर द्वारा निर्धारित करने की आदिम प्रणाली से निश्चित रूप से अधिक प्रगतिशील है।
और इसके उपयोग से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि के बढ़ते हुए मूल्य के लिए कर निर्धारण की अधिक परिष्कृत प्रणाली आवश्यक है। रियासत की व्यवस्था ब्रिटिश शासन के अधिकार के आने के पश्चात प्रथम बंदोबस्त श्री बलवंत राव द्वारा कराया गया। यह बंदोबस्त 1888 में लागू हुआ। इसके पहले राज्य के उपजाऊ भाग ने भू कर मानचित्र के अनुसार सर्वेक्षण कराया। बंदोबस्त की निम्न पद्धति का अनुसरण किया गया। क्या किया गया? पूरी रियासत को सुविधा की दृष्टि से क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह में एक सर्वश्रेष्ठ ग्राम चुना गया। इन गांवों के सर्वेक्षण के द्वारा यह पता लगाया गया कि इन गांवों में प्रचलित प्रति खंडी दर क्या है। इसकी तुलना पड़ोस के क्षेत्र मुंगेली, जहां पहले से नियमित बंदोबस्त हो चुका था, लोहारा, पंडरिया और खैरागढ़ की उसी श्रेणी के गांवों के दरों से की गई। तत्पश्चात प्रति खंडी उचित दर का निर्धारण किया गया। भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया था। यह मान लिया गया था कि प्रत्येक किसान के पास सभी प्रकार की भूमि उचित अनुपात में थी। इन गांवों में प्रति खंडी सामान्य दर निश्चित कर लेने के पश्चात प्रति एकड़ सामान्य दर निश्चित किया गया। एक खंडी भूमि अर्थात उतनी भूमि में जिसमें 20 काठा, पुस्तक में बताया है प्रत्येक काठा 3/4 सेर का या 75 सेर का कुल कोष्टक बंद बीज की आवश्यकता होती हो, 1.40 एकड़ के बराबर मानी गई। प्रत्येक किसान के अधिकार में जितनी भूमि थी वह पहले ही अभिलिखित कर लिया गया। समूह के शेष गांवों को पुनः 5 या 6 समूहों में उनकी सामान्य उत्पादकता के अनुसार विभाजित किया गया और प्रत्येक गांव के लिए प्रति एकड़ दर निश्चित किया गया। तत्पश्चात प्रत्येक किसान का राजस्व निकाल कर अभिलिखित कर लिया गया। राज्य के अन्य समूहों के ग्रामों में भी यह पद्धति अपनाई गई। गौटियाओं को गांव की कुल भूमि का 20% सीर भूमि के रूप में कर मुक्त रखने की अनुमति दी गई। सीर भूमि कर मुक्त होती थी गौटियाओं की 20% तक। यदि किसी के अधिकार में इस सीमा से अधिक सीर भूमि हो तो उसके लिए उसे गांव के लिए निर्धारित प्रति एकड़ दर राजस्व देना पड़ता था। यानी 20% तक तो गौटियाओं को छूट थी, लेकिन आधे में उससे ज़्यादा में उसको भी टैक्स देना पड़ता था राजा को। नजराना की पद्धति राज परिवार के सदस्यों के मुआफी गांवों को छोड़कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। सभी पुराने फुटकर शुल्क समाप्त कर दिए गए और उनके स्थान पर निम्नलिखित निश्चित कर प्रारंभ किए गए। ये कुल मिलाकर राजस्व के प्रति रुपया 2 आना थे। पटवारी कर 1 आना, सड़क और डाक कर 6 पाई, स्कूल और अस्पताल कर 6 पाई। ये कर नाम मात्र के थे। इन्हें राजस्व में ही सम्मिलित कर लिया गया और उन्हें अलग से नहीं पटाना पड़ता था। वन शुल्क, जिसे सुमेली कहते थे, जो पहले प्रत्येक गांव में 4.1/2% की दर से वसूल किया जाता था, समाप्त कर दिया गया। नियमित वन विभाग की स्थापना की गई। पुरानी मुआफी और अन्य मुआफियों को यथावत रखा गया। गौटियाओं के सुनिश्चित श्रेणी के अधिकारों की मांग की जांच की गई। जंगल क्षेत्र के गांवों जहां भूमि कर का सर्वेक्षण नहीं हुआ था, नांगर के आधार पर एक अनुमानित कर का आकलन किया गया। बैगा लोगों पर 1 रुपया प्रति टंगिया कर लगाया गया। इस बंदोबस्त में जिस उद्देश्य का ध्यान रखा गया वह कमिश्नर मिस्टर चिशोम के अनुसार व्यापक परिवर्तन से बचना था। पुरानी पद्धतियों को बनाए रखा गया पर उन्हें क्रमबद्ध किया गया। जो सुधार किए गए वे इतने सरल थे कि उन्हें राजा के अधिकारियों ने आसानी से समझ लिया और राजा के पुनः सत्तासीन होने के बाद उन पर अमल किया। यह बंदोबस्त 5 वर्षों के लिए था। इसके पश्चात दूसरा बंदोबस्त मिस्टर रामकृष्ण मिश्र द्वारा किया गया और 1893 में लागू हुआ। यह बंदोबस्त 7 वर्षों के लिए था। यह भूमि के संपूर्ण वर्गीकरण पर आधारित था और ब्रिटिश क्षेत्र में किए जाने वाले नियमित बंदोबस्त जैसे ही किया गया था। इसके द्वारा राजस्व में 21% की वृद्धि की गई। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि कोटवार को पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त हो, चाहे उसे भूमि देकर या रैयतों द्वारा अनाज के रूप में। गौटियाओं द्वारा स्वैच्छिक श्रेणी की मांग के विषय में पूरी छानबीन की गई और बड़ी संख्या में उन्हें उक्त श्रेणी प्रदान की गई। पटवारी, सड़क और स्कूल कर पहले बंदोबस्त की तरह राजस्व में 2 आना प्रति रुपये की दर से सम्मिलित कर दिया गया। यह कर मुआफीदारों को भी पटाना पड़ता था। सभी फुटकर कर दशहरा टीका सहित समाप्त कर दिए गए। इस बंदोबस्त में गौटिया के पारिश्रमिक में वृद्धि कर उसे गांव की कुल भूमि का 25% कर दिया, जो 20 था पहले।
इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्व वृद्धि में इस छूट और सावधानी से गौटिया और किसान दोनों को आर्थिक लाभ हुआ और उन्हें पिछले अकालों के चक्र से उबरने में सहायता मिली। वन क्षेत्र में नांगल द्वारा कर निर्धारण की प्रणाली को यथावत रखा गया। प्रति नांगल ₹4 और ₹10 के बीच की स्थिति के अनुसार निश्चित किया गया। बैगांव से जिसकी संख्या राज्य में लगभग 500 है, जिनकी संख्या लगभग 500 बोल रहे हैं, अब कुछ भी नहीं लिया जाता। वे सिर्फ एक ही प्रकार की कृषि करते हैं। दाहिया पद्धति की कृषि कर सकते हैं, जो आग जला के कुछ सालों तक, फिर वो उपजाऊ खत्म हो तो फिर दूसरी जगह आग जलाना, जंगलों को, ये दाहिया प्रथा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि वे इस पद्धति को छोड़कर यानी नियमित में आ जाएं। मिस्टर रामकृष्ण मिश्रा का बंदोबस्त 1900 में समाप्त हो गया। रियासत को इस अवधि के पश्चात 2 प्रचंड अकालों और कई फसलों की लगातार असफलता का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप आवश्यक हो गया कि वर्तमान में विद्यमान साधनों के आधार पर एक संक्षिप्त बंदोबस्त कर लिया जाए, और ऐसा ही 1901 में किया गया। यह अनुभव किया गया कि प्रचलित करों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। इस पुनरीक्षण का प्रभाव राज्य के राजस्व में कमी भूमि राजस्व ₹86,000 से घटकर 75,000 हो गया। इस पुनरीक्षित बंदोबस्त की अवधि 30 जून 1905 को समाप्त हो गई, क्योंकि राज्य अभी तक पिछले कालों के दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं पाई। इस बंदोबस्त की अवधि 31 दिसंबर 9 तक बढ़ा दी गई है। अब उसके बारे में ब्रेट आगे सामान्य प्रशासन के बारे में लिखते हैं कि प्रशासन कैसे चलता था। ठाकुर राजपाल सिंह के कुप्रशासन और ठाकुर जदुनाथ सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण राज्य का प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और राज्य के प्रशासन के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई। इसने अप्रैल 1884 से नवंबर 1908 तक जब राजा को पुनः सत्ता सौंपी प्रशासन चलाया। अधीक्षक को सेशंस जज और डिप्टी कमिश्नर के अधिकार प्राप्त थे। उनकी सहायता के लिए एक तहसीलदार थे, जिन्हें द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त थे। दीवानी मामलों में ₹300 तक के अधिकार थे। ठाकुर जदुनाथ सिंह को उस समय द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए गए और नागरिक मामलों में ₹50 के मुकदमे सुन सकते थे। अब राजा बनने पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जिनका प्रयोग वे दीवान, जिनकी नियुक्ति कमिश्नर की सहमति से की जाएगी, के साथ मिलकर करेंगे। 1865 में राजा को शासन से सनद प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अभाव में उन्हें या राज्य के भविष्य में होने वाले राजा को हिंदू विधि उनकी जाति के प्रथा के अनुसार उत्तराधिकार गोद लेने का अधिकार होगा। तत्पश्चात राजा ने शासन को अपनी स्वामी भक्ति का स्वीकृति पत्र दिया, जिसमें उन्होंने वचन दिया कि राज्य के अंदर शासन के सभी अधिकारों का सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे, अपनी रियाया की सुख समृद्धि पर ध्यान देंगे, निष्पक्ष न्याय करेंगे, किसी भी अभियुक्त को मृत्युदंड अथवा 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा देने से पहले चीफ कमिश्नर या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी से परामर्श करेंगे। यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्र में अपराध करने के बाद उनके राज्य में शरण ले तो उसकी खोज में गए ब्रिटिश अधिकारियों को उस अपराधी को पकड़ने में सहायता करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उनके राज्य में अपराध करने के पश्चात ब्रिटिश क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में जाकर छिप जाए तो उसके प्रत्यर्पण के लिए अधिकारियों से पत्र व्यवहार करेंगे। अपना राजकर नियमित रूप से और समय पर जमा करेंगे, और यदि भविष्य में राजकर का पुनर्निर्धारण हो तो राशि का निर्णय करने में सहायता करेंगे। अपने राज्य की सीमा में किसी प्रकार का परिवहन कर नहीं लगाएंगे। चीफ कमिश्नर उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों और परामर्शों को स्वीकार करेंगे और पालन करेंगे। चीफ कमिश्नर या उनके अधिकारियों द्वारा निर्देशित वन कानूनों का पालन करेंगे और अपनी रियाया द्वारा करवाएंगे। राजा ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कभी उनके या उनके उत्तराधिकारियों के अनुचित आचरण के कारण राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाए या रियाया का अत्यधिक दमन किया जाए तो राजा को प्रशासनिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने यह भी वचन दिया कि वे संबलपुर के जिलाधिकारी की अदालत में या जहां कहीं भी चीफ कमिश्नर आदेश अपना एक वकील नियुक्त करेंगे। राजा को ठाकुर की वंशानुगत उपाधि प्राप्त है, यानी पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में थे। अब आगे लिखते भू अभिलेख कार्यालय। भू अभिलेख के लिए एक अधीक्षक, 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टर और 37 पटवारी हैं।
पटवारी या तो उच्च जाति के हिंदू हैं या मुसलमान। ये सभी प्रशिक्षित हैं और इनका वेतन 8 रुपये प्रति माह है। मुकदमे और अपराध। दीवानी मुकदमे प्रायः सीधे सरल प्रकार के भूमि के अधिकार से संबंधित होते हैं या नगद और अनाज और ऋण संबंधी होते हैं। गंभीर किस्म के अपराध बहुत कम होते हैं। निम्नलिखित कानून का उपयोग यहाँ की अदालतें आवश्यकतानुसार होता है। ये तो क्या किया कानून यहाँ लागू था, द लिमिटेशन एक्ट 1877, द स्टाम्प एक्ट 1 of 1879, the Civil Procedure Code, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, the Excise Act 12 of 1881, the Evidence Act, the Cattle Trespass Act। ये जो 8 एक्ट का जिक्र किया है यहाँ। इसके बाद आबकारी। 1904 में पहले यहाँ 108 भट्टियाँ थी, प्रत्येक के साथ एक दुकान संलग्न थी, किंतु अब 34 भट्टियाँ और 43 दुकानें थी, यानी वहीं पर शराब बनती थी। शराब महुआ के फूलों से बनाई जाती है, विदेशी शराब की मांग नहीं है। अफीम और गांजा की दुकानें 14 हैं, उनको भी लाइसेंस दिया जाता था। ये वस्तुएं ब्रिटिश सरकार से खरीदी जाती है और फुटकर विक्रेताओं को उसी मूल्य पर दी जाती है जिस मूल्य पर ये ब्रिटिश भारत में बिकती हैं। राज्य को देसी शराब, अफीम और गांजा से क्रमशः 6000, 4000 और 300 की आय 1907 में हुई। 1908 में ये 20,206 हो गई। अब सफाई। कवर्धा शहर में सफाई की देख रेख पुलिस करती है शहर में, और उसकी सहायता के लिए स्थायी सफाई कर्मचारी हैं। गांव में यह कार्य घोटिया और कोटवार करते हैं। अब आते हैं सार्वजनिक निर्माण। सार्वजनिक निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विभाग रायपुर के कार्यकारी इंजीनियर की देखरेख में होते हैं। राजस्व में शासकीय व्यवस्था की अवधि में 50,000 की लागत के निर्माण कार्य हुए हैं। उनके रख रखाव में 1,000 वार्षिक व्यय होता है। वर्तमान न्यायालय की इमारत का निर्माण ₹17,000 की लागत से हुआ है। वर्तमान न्यायालय यानी जो वह कचहरी पारा का कचहरी है, प्रतीत हो रहा है कि वही है। राजा किले के न्यायालय भवन का निर्माण शीघ्र ही 3500 की लागत से होने वाला है। राजा के लिए एक महल का निर्माण कार्य चालू है। देखिए, राजा के लिए महल का निर्माण कार्य चालू है, 1910 में कह रहा है, तो जाहिर है ये वर्तमान तो नहीं है 1938 में जो पूर्ण हो। तो ये 1910 में जो कचहरी है पुराना बूढ़ा महादय के पास का जो महल था, वो 1910 में निर्माण उसका चल रहा था, यानी 1910 के आसपास का वो महल होना। जो अवशेष मिलते थे, आज तो अवशेष भी नहीं दिखते, तो वो 1910 के आसपास का वो होना चाहिए। जिस पर रुपये और उस महल में बता रहे 1910 में जो बन रहा था 27,000 व्यय होंगे। एक डाक बंगला और निरीक्षण गृह का निर्माण अभी हाल में ही पूरा हुआ है। अब ये डाक बंगला कौन सा है? अभी का जो रेस्ट हाउस है तो वो तो 40 की दशक है। संभव एक वर्तमान बस स्टैंड के पास जो डाक बंगला था, शायद ये वो रहा हो जो वर्तमान में तो नष्ट हो गया है। संभवतः ये वही डाक बंगला रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। पुलिस बल में एक इंस्पेक्टर, 11 हैंड कांस्टेबल और 47 कांस्टेबल्स हैं। इसमें एक घुड़सवार है, एक थाना और 6 चौकी है। प्रति 12 वर्ग मील पर या 900 व्यक्तियों पर एक पुलिस का जवान है। कोटवार। राज्य में कुल 317 कोटवार या ग्राम चौकीदार हैं। 1889 में पहली बार उनके कर्तव्यों और पारिश्रमिक का निर्धारण हुआ। उन्हें प्रति नांगर 50 सेर चावल या कोदो और साथ में कुछ कर मुक्त भूमि प्राप्त होता है। उन्हें बाजार में बिकने वाले उत्पादों पर भी कुछ निश्चित राशि दी जाती है। यह अधिकांशतः अनुसूचित जाति, पनका या गौड़ जाति के होते हैं। जेल में 52 महिला बंदियों को रखने की व्यवस्था है। 1907 में बंदियों का दैनिक औसत 20 था, पर उन पर वार्षिक व्यय प्रतिबंधी 35 था। जेल में बंदियों को तेल पेरना और कपड़ा बुनना सिखाया जाता है। लगी हुई भूमि पर बंदी साग भाई। ये जेल अब जो वर्तमान जेल है वही है या शायद कहीं और था। संभवतः आज जो ज्ञानी फोटोकॉपी है उसके सामने जो यातायात के ऑफिस था उसके आसपास भी जेल था, ऐसा सुनाई पड़ता है, तो मैं इसको कंफर्म नहीं बता पाऊँगा। शिक्षा। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय व्यवस्था की अवधि में कुछ प्रगति की है। वर्तमान में 14 प्रारंभिक शालाएं और एक एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल है। छात्रों की कुल संख्या 1200 है। प्रारंभिक विद्यालय में 2 विद्यालय बालिकाओं के लिए हैं। 1908 में शिक्षा पर कुल व्यय 4100 था। चिकित्सा।
कवर्धा में एक दवाखाना है जिसमें 3 मरीजों को रखने की व्यवस्था है। उनका प्रमुख एक अस्पताल सहायक है, उसकी सहायता एक कंपाउंडर करता है। गत 10 वर्षों में 130 मरीजों को यहाँ इलाज के लिए भर्ती किया गया और इस अवधि में 115,000 बाल रोगियों की चिकित्सा की गई, काफ़ी अधिक है। 1907 में अब तक चिकित्सा कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 22,000 है। टीकाकरण, राज्य के टीकाकरण अनिवार्य नहीं है। 2 वैक्सीनेटर हैं और शहर में टीकाकरण का कार्य अस्पताल सहायक करते हैं। 1907 से 2007 में 2000 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। ये जब जो मेन वर्णन है डिबरेट का कवर्धा रियासत के बारे में यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन पुस्तक के पीछे तरफ वो पूरे रियासतों के कुछ बहुत प्रमुख गांवों या शहरों का जिक्र किया है। तो उसमें हमारी रियासत कवर्धा रियासत के भी कुछ शहर का नाम आता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि 1-2 लाइन में लिखा है। इसमें से जो आता है एक तो कवर्धा रियासत का एक वन ग्राम जो कवर्धा से 9 मील पश्चिम में स्थित है, यानी सरौधा बांध के पीछे में है ये। जनसंख्या मात्र 33 व्यक्ति थे उस समय। इस गांव का महत्व उसके चारों ओर के वनों के कारण है, जो हर प्रकार के वन्य पशुओं से भरे हैं। यहाँ एक प्राकृतिक झरना है जो कभी नहीं रुकता। प्रसंगवश ये बता दूं कि 1908 में 2008 में जब मैं शिक्षा कर्मी वर्ग 2 में मेरी नियुक्ति हुई जुलाई 2000 में, तो मेरी पोस्टिंग पहली बांधा में हुई। सरौधा बांध के पीछे मोटरसाइकिल में बहुत मुश्किल से जब पहुँचता था। अब तो सड़क बन गई है। बांधा में जो तालाब है वहाँ किनारे कवर्धा रियासतों के राजाओं का एक शिकारगाह का कुछ स्ट्रक्चर पहले था, जो उस समय ध्वस्त रूप में दिखाई पड़ता था। ये 2008 की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये हुआ बांधा। के बाद एक आता है भोंडा या बोल्डा के पास। इसी नाम की जमींदारी का मुख्यालय जो कवर्धा रियासत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल 70 वर्ग मील और जनसंख्या 2100 व्यक्ति। जमींदारी का अधिकांश भाग पहाड़ी और वनाच्छादित है। बोरिया, कवर्धा रियासत में इसी बोरिया एक अगला गांव है, जमींदारी थी। कवर्धा रियासत में इसी नाम की जमींदारी का मुख्यालय मंडला जिले की सीमा पर स्थित है, यानी वर्तमान में तरेगांव के पास दलदली रोड में। कवर्धा मुख्यालय से 12 मील उत्तर में। क्षेत्रफल 2381 एकड़, जनसंख्या 852 व्यक्ति। गाँव में पुलिस चौकी, वन चौकी, कांजी हाउस, डाक मंगल और कुछ सिंचाई के तालाब हैं। यहाँ सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता है। निकट के गांव में वन्य पशु बहुत अधिक है। एक प्रकार से उत्तरी सीमा थी रियासत की, कह लें। छपरी घोरमदे जो है वहाँ पर का छपरी है ये, छापरी। कवर्धा मुख्यालय के पश्चिम में 11 मील की दूरी पर स्थित एक गांव। क्षेत्रफल 950 एकड़, जनसंख्या 150 व्यक्ति। अधिकांश व्यक्ति गौड़ जाति के हैं। एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। देखिए विष्णु मंदिर यहाँ पर डिबरेट कनिंघम के प्रभाव से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विष्णु मंदिर कह दिया था, लेकिन तमाम विश्लेषणों से जितने बाद के सभी इतिहासकारों ने उसको शिव मंदिर ही माना है। तो हम विष्णु मंदिर इसको ना कह के शिव मंदिर कहेंगे, लेकिन डिबरेट ने कनिंघम के अनुसार इसको विष्णु मंदिर ही कहा है। जिसमें एक अनेक शिलालेख है, जिसमें 11वीं शताब्दी की घटनाओं का वर्णन है। अब यह एक आदिवासी देवता भोरम देव को समर्पित है। यह एक अन्य मंदिर जिसे मड़वा महल कहते हैं, एक संस्कृत का शिलालेख है, जिसमें नागवंशी राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है। गांव के निकट एक पहाड़ी है जिसे स्थानीय लोग दियाबाद कहते हैं। जिस समय गौतम देव मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उस पहाड़ी पर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा एक दिया निरंतर जलते रहता था। दियाबाद में संभवतः कोई चौकी सी रही होगी, सैनिक चौकी से ऐसा जान पड़ता है। तो कुछ उस समय रोशनी के लिए दिया वगैरह जलाते रहे होंगे। चिल्फी, कवर्धा रियासत में एक छोटा सा गांव। अधिकांश निवासी बैगा जाति के। सतपुड़ा श्रेणी के एक घाट पर स्थित। कवर्धा मुख्यालय से 27 मील। समुद्र सतह से 2000 फुट ऊंचा, इसलिए से जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। दसरंगपुर, रायपुर रोड वाला। कवर्धा रियासत के एक बड़ा गांव। मुख्यालय से 14 मील दूर सिमगा मार्ग पर, यानी रायपुर रोड पर। क्षेत्रफल 2300 एकड़, जनसंख्या 800 व्यक्ति। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, डाक बंगला और कुछ सिंचाई के तालाब हैं। गोटिया बनिया हैं, पर निवासी अधिकांशतः कुर्मी हैं। दशरंगपुर की बात हुई। के बाद आते हैं अगला शहर जो हमारा शहर है इंदौरी, वही भी रायपुर रोड में ही है।
कवर्धा रियासत का सबसे बड़ा गांव मुख्यालय के 10 मील पूर्व में स्थित है। क्षेत्रफल 3500 एकड़, जनसंख्या 900, अधिकांशतः अनुसूचित जाति के। गांव में प्राथमिक शाला है और साप्ताहिक बाजार लगते हैं। गोटिया कुर्मी है, धान प्रमुख फसल है। झिरना पिपरिया के पास। कवर्धा रियासत में कवर्धा शहर में से 7 मील दूर स्थित एक छोटा गांव। यहाँ एक प्राकृतिक झरना है जिसे नर्मदा भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पहले एक बड़ा मेला लगता था, मेला आज भी लगता है, पहले जैसा बड़ा ना हो। क्षेत्रफल 624 एकड़ और जनसंख्या 129 व्यक्ति। आगे कवर्धा शहर के बारे में भी बताया है डिबरेट ने। कवर्धा रियासत का मुख्यालय नगर 3146 एकड़ और जनसंख्या 4392। समय बड़ी बहुत जनसंख्या थी 1909 में। यहाँ कचहरी, अस्पताल, डाक तार, जेल और एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक विद्यालय, एक कन्या विद्यालय और एक निम्न जातियों के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय है। राजा का महल निर्माणाधीन है। 8 बड़े तालाब और 3 हिंदू मंदिर हैं। कवर्धा पहले कबीरपंथियों का संप्रदाय का मुख्य केंद्र था। यहाँ एक होटाई यानी गिनिंग का कारखाना कलकत्ता की सावेलेस एंड सन्स एंड कंपनी द्वारा आरंभ किया गया है, ऐसा लिख रहे हैं। कवर्धा का व्यापारिक महत्व बढ़ते जा रहा है और यहाँ कपास, गेहूँ, वस्त्र, चावल और लकड़ी का व्यापार होता है। यहाँ नगर पालिका का गठन नहीं हुआ है, पर एक समिति का गठन कर दिया गया है जो नगर पालिका की कुछ जिम्मेदारियों का वहन करती है। 3 मंदिरों का उल्लेख किया है यहाँ पर। 3 एक तो बड़े मंदिर हो ही गया। अब उस समय कौन सा 2 मंदिर थे स्पष्ट मेरे लिए कहना कठिन है कि वो कौन से 2 मंदिर थे, क्योंकि 7-8 मंदिर जो हैं चर्चित है कवर्धा में। इसके बाद और कोई शहर कवर्धा का क्षेत्र रियासत का यहाँ पर है, ये है पिपरिया। पिपरिया के बारे में बात करें तभी। कवर्धा रियासत का सबसे समृद्ध गांव गोटिया एक माखड़ी लिखे मेरे ख्याल से मारवाड़ी है जो रायपुर में रहता है। क्षेत्रफल 1150 एकड़ और जनसंख्या 1400। गांव में एक प्राथमिक शाला, पुलिस चौकी और कांजी हाउस है। सप्ताह में 2 बार बाजार लगता है। यहाँ अनेक रंगरेज जाति के व्यक्ति हैं जो रजाइयों में कपड़े रंगते हैं। पूड़ी बिलासपुर रोड में। कवर्धा रियासत में कवर्धा नगर से 8 मील दूर पंडरिया मार्ग पर स्थित एक गांव। क्षेत्रफल 500 एकड़, जनसंख्या 453 व्यक्ति। अधिकांश निवासी तुर्कावी हैं। यहाँ का साप्ताहिक बाजार रियासत में सबसे बड़ा है और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दमोह और सागर जिले से पशु बेचने के लिए लाए जाते हैं। रबेली कवर्धा रियासत का एक गांव। कवर्धा से 10 मील दूर बिलासपुर जिले की सीमा पर फोंक नदी पर स्थित है। क्षेत्रफल 430 एकड़, जनसंख्या 800 व्यक्ति। अधिकांश निवासी तेली हैं। यह एक प्राथमिक शाला है जहाँ का गौटिया राज परिवार से संबंधित है। रेंगा खास जमींदारी कवर्धा रियासत में जमींदारी रियासत के दक्षिण पश्चिम में स्थित जमींदार गोंड जाति का है। क्षेत्र पहाड़ियों और वनों से आच्छादित है। मुख्य फसल कोदो है, पर बालाघाट की सीमा से लगे क्षेत्र में धान की फसल ली जाती है। क्षेत्र में इसकी 3 नदियां हलोल, जमुनिया और बंजर। साल वृक्षों के मूल्यवान वन है जहां बंगाल टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी को ठेका दिया गया है। वनों पर रियासत का स्वामित्व है, जमींदार का नहीं। क्षेत्र में लोहा और गेरू उपलब्ध है। लोहा यानी लोहारा क्षेत्र, उसी से नाम से लोहा से ही पड़ा है। और बंजर नदी में कम मात्रा में सोना, बंजर नदी में थोड़ा बहुत देखो सोना रेत में मिलता रहा है। दरिया नामक स्थान पर एक प्राचीन किले के अवशेष हैं। अब ये दरिया कौन सा है मेरी जानकारी में नहीं है, इसको खोजना पड़ेगा। ये हुआ कवर्धा रियासत के कुछ गाँवों के बारे में। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इसमें डीप रेट के वर्णन के अलावा असम जब इसका पुनर्मुद्रण किया गया छत्तीसगढ़ हिंदी ज्ञान अकेडमी के द्वारा, तो अनुवादक और संचालकों के द्वारा इस रियासत को समझने के लिए अन्य किताबों के सहयोग से बहुत सारी सामग्री और
डाली कि जैसे रियासत में कौन राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, भोरमदेव का इतिहास और पुरातत्व क्या था। मैं सोचा था कि उसके बारे में भी इसी वीडियो में कर लूँगा, लेकिन चूँकि दोनों वीडियो 2 पार्ट में काफ़ी लंबा हो गया है, तो फ़िलहाल उसमें बात करना संभव नहीं है। तो आप सब मित्रों को धन्यवाद देते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।